अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमने स्टार्ट किया हुआ था सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो कि चैप्टर 10 है थेरापीटिक्स का। इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट से ही कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली जो नेक्स्ट आ जाती है डेफिनेशन आ जाती है डिसफंक्शन। ठीक है, डिसफंक्शन हम कहते हैं कि लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, डिसफंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर डोर्सिफ्लेक्शन या फिर प्लांटर फ्लेक्शन लॉस हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट के अंदर डिसफंक्शनिंग हो गई है, डिसेबिलिटी हो गई है, उसको हम क्या कहते हैं, डिसफंक्शन। ठीक है, इसमें आ जाता है लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ जॉइंट, या हम कह सकते हैं रीजन। ठीक है, डिसफंक्शनिंग की बहुत ज्यादा काजेज हो सकती हैं। ठीक है, जिसके अंदर से आ जाती है अडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से हो सकती है, एडियंस डेवलपमेंट की वजह से हो सकती है, या फिर वीकनेस की वजह से। ठीक है, इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं डिसफंक्शनिंग की। देन आ जाती है नेक्स्ट जॉइंट डिसफंक्शन। ठीक है, डिसफंक्शन और जॉइंट डिसफंक्शन में अब क्या डिफरेंस है। ठीक है, जॉइंट डिसफंक्शन का मतलब होता है कि नॉर्मली लॉस हो जाना जॉइंट प्ले। ठीक है, जॉइंट प्ले शायद मैंने आई थिंक चैप्टर 5 में भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो बेसिकली जॉइंट प्ले का क्या मतलब होता है कि लॉस हो जाना ऑफ आर्थ्रो काइनेमेटिक्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स का क्या मतलब है, यानी कि जो नॉर्मल जॉइंट के अंदर स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग और रोलिंग हो रही होती हैं मोशंस, उनका लॉस हो जाना। ठीक है, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग और स्पिनिंग एंड रोलिंग। ठीक है, ये जो मोशंस हो रही होती हैं ये जॉइंट के अंदर हो रही होती हैं। ठीक है, इनको हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स कहते हैं। अगर ये लॉस हो जाएंगी तो इसको हम कहेंगे कि जॉइंट प्ले जो है वो लॉस हो गया है। तो जब जॉइंट प्ले लॉस हो जाएगा उसका मतलब है कि जॉइंट डिसफंक्शनिंग हो गई है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के अंदर। और ये बेसिकली हो सकता है कोई भी ट्रॉमा हो सकता है उसके रिजल्ट में हो सकता है, या फिर कोई भी इमोबलाइजेशन के रिजल्ट में। ठीक है, इसकी भी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्चर को। कॉन्ट्रैक्चर को मैंने चैप्टर 4 स्ट्रेचिंग के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्यों है, लेकिन इधर हम जस्ट इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चर बेसिकली हम कहते हैं अडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ स्किन। ठीक है, जो ज्वाइंट के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स है अगर उनके अंदर शॉर्टनिंग हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन होगी। तो उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्किन आ जाते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, मसल्स आ जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जॉइंट कैप्सूल। ठीक है, जब ये सबके अंदर शॉर्टनिंग हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो लॉस हो जाएगी। जब जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चर की भी बहुत ज्यादा कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्चर डेवलपमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं ना ये रिवर्स नहीं हो सकते एक दफा ये डेवलप हो जाए।
इसीलिए हमारा रोल ये होता है कि जब सर्जरी के बाद पेशेंट आता है तो उसकी हमने एक्सरसाइजेस करवानी होती है। एक्सरसाइजेस हम इसीलिए करवाते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो सके। अगर एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाएगा तो ये सर्जिकली रिमूव हो सकता है, ना कि एक्सरसाइजेस से। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्स हो सकता है सर्जरी से। ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी करके इसको रिमूव करते हैं कॉन्ट्रैक्चर्स को, ये एक्सरसाइजेस से रिवर्स नहीं हो सकता। तो ये बात आपने याद रखनी है। देन आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्चर के बाद आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट अडियंस। ठीक है, अडियंस और कॉन्ट्रैक्चर में बेसिक डिफरेंस मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। अडियंस हम कहते हैं कि जब जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सराउंडिंग द जॉइंट, ठीक है, कोलेजनस स्ट्रक्चर्स, अगर उनके अंदर मूवमेंट नहीं होगी तो उनकी अडेरेंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, अडेरेंस इंक्रीज हो जाएगी ऑफ कोलेजन। ठीक है, जो कोलेजनस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी, तो उसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली अडियंस डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, और उनकी अडियंस जो होती है ना, ये एक्सरसाइज के थ्रू रिमूव हो सकती हैं। ठीक है, ये रिमूव हो सकती हैं थ्रू एक्सरसाइज। ठीक है, अडियंस रिमूव हो सकती हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्चर सिर्फ सर्जिकली रिमूव हो सकते हैं। तो इनके अंदर ये बेसिक डिफरेंस है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इन सब जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और ये वाइवा में मस्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग क्या होती है? ठीक है, जो रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग होती है ना, बेसिकली क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है बॉडी का अगेंस्ट पेनफुल स्टिमुलस। ठीक है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स अगेंस्ट पेनफुल स्टिमुलस। एग्जाम्पल, अगर रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और सर्वाइकल इंजरी हो गई है, ठीक है, उस इंडिविजुअल को अब क्या होगी, पेन होगी इस रीजन में, तो क्या होगा कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स आएगा बॉडी का अगेंस्ट द पेनफुल स्टिमुलस। उसके जो सराउंडिंग मसल्स होंगे ना वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मसल, जो सराउंडिंग मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्शन कर जाएंगे। ठीक है, उनमें क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। मतलब कि वो जो रीजन है ना वो प्रोवाइड करेगा वो प्रोवाइड करेगा स्प्लिंट। ठीक है, और वो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना वो इसी वजह से हो रही है ताकि वो मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सके। ठीक है, अगर तो वो पेनफुल जो रीजन है वहां पे मूवमेंट होगी तो वो पेन बढ़ जाएगी ना, तो इसलिए प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स आता है कि वहां के जो मसल्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं ताकि फर्दर मूवमेंट ना हो और फर्दर जो पेन है वो इंक्रीज ना हो। तो स्प्लिंट एज अ प्रोवाइड करते हैं और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। ठीक है, ये एक टेम्पोरेरी सा रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये पेनफुल स्टिमुलस रिमूव होगा ना तो अल्टीमेटली ये रिवर्स हो जाएगा। पेनफुल स्टिमुलस जब रिमूव होगा तो अल्टीमेटली बॉडी का जो ये रिफ्लेक्स है जो कि पेन के अगेंस्ट जनरेट हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग जो होती है ना ये इसका एक ड्रॉबैक है तो ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, लेकिन सर्टेन पैथोलॉजीज के अंदर ये क्या होता है इसका ड्रॉबैक कि जो पेशेंट्स होती है ना वो फॉल्टी पोस्चर को अज्यूम कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा जो रोल आ जाता है फिजियोथेरेपी का वो ये होता है कि हमने ये जो फॉल्टी पोस्चर्स होते हैं इनसे प्रिवेंट करना होता है उस पेशेंट को। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये एससीक्यू में भी आ जाती है ये डेफिनेशन, इंट्रिंसिक मसल स्पैज्म। इंट्रिंसिक मसल स्पैज्म, और जो एक्सटर्नल होते हैं वाइवा में वो भी ये पूछ लेते हैं कि मसल स्पैज्म और मसल गार्डिंग में क्या डिफरेंस है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जो मसल गार्डिंग है ना वो मसल स्पैज्म की सब कैटेगरी आप कह सकते हैं।
तो बेसिकली मसल स्पैज़म अब किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल इसकी क्या काजेज होती हैं, कौन से फैक्टर्स इसको इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है कि अगर तो सटन ट्रॉमा है, ठीक है, अचानक कोई भी इंजरी आ गई है, ठीक है, ट्रॉमा हो गया या फिर इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है या फिर कोई भी कोल्ड वगैरह, ठीक है, कोई भी फैक्टर जो है ना वो इसको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है, या फिर आ जाती है इन्फ्लेमेशन हो रही है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है जो फैक्टर वो आ जाता है इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स जनरेट होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन आती है, इसको आप मसल गार्डिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन आती है, ठीक है, ये एक टेम्पोरेरी रिस्पॉन्स होता है और ये बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। तो क्या होता है कि जब ये सारे फैक्टर्स ट्रिगर करेंगे तो अल्टीमेटली रिफ्लेक्स जनरेट करेगी बॉडी और रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। जब रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी मूवमेंट, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में चले गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी मूवमेंट, मूवमेंट के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली सर्कुलेशन अफेक्ट होगी, ठीक है, जाहिर सी बात है मूवमेंट कोई नहीं हो रही, सर्कुलेशन नहीं हो रही इम्प्रूव, और सर्कुलेशन जो है ना वो बॉडी के अंदर स्टेसिस हो गया है, ठीक है, ब्लड फ्लो कम हो गया है, मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी स्टेसिस हो गया, ठीक है, सर्कुलेटरी स्टेसिस हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया, तो अल्टीमेटली जो टिश्यू है उसको भी मेटाबोलाइट्स वगैरह एक्सचेंज नहीं होंगे और अल्टीमेटली रिटेंशन होने लग पड़ेगी मेटाबोलाइट्स की, ठीक है, क्योंकि ब्लड ने क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह को प्रोवाइड करना होता है, और तो रिटेंशन होने लग पड़ते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो जब ये रिटेंशन होने लग पड़ेगी, सर्कुलेटरी स्टेसिस, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही टिश्यूज को और मेटाबोलाइट्स का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा और उनकी भी रिटेंशन होने लग पड़ी है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है, पेशेंट को पेन फील होगी, ठीक है, पेन की वजह से क्या होगा, पेन इसलिए होगी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता टिश्यू इस्कीमिया आ रहा है और अल्टीमेटली क्या पेशेंट नेक्रोसिस की तरफ जाने लग पड़ेगा, और तो इसकी वजह से क्या होगा, पेन उसको फील होगी, ठीक है, और पेन की वजह से क्या होगा, मसल स्पैज्म होगा, ठीक है, मसल स्पैज्म जब हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मसल स्पैज्म हो गया और मसल स्पैज्म की वजह से क्या होगी, अल्टीमेटली मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो एक ये विशियस सर्कल चल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पेशेंट जो है ना वो अल्टीमेटली मसल स्पैज्म में चला जाता है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड मसल कंट्रैक्शन हो जाती है इमोबिलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, ये एससीक्यू में भी आ जाता है इसलिए इसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। क्या होता है बेसिकली, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, कोल्ड, इन्फ्लेमेशन, मोबिलाइजेशन, ठीक है, ये जो फैक्टर्स है ये ट्रिगर कर देते हैं रिफ्लेक्स को और रिफ्लेक्स जनरेट करती है बॉडी इन जो एक पैथोजेंस के अगेंस्ट एक रिफ्लेक्स आता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी ब्लड सर्कुलेशन मतलब कि इन्हांस नहीं होगी और वो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलेटरी स्टेसिस हो जाएगा और रिटेंशन ऑफ मेटाबोलाइट्स की वजह से क्या होने लग पड़ेगी, पेन, अल्टीमेटली जब पेन होगी तो बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगी और मसल स्पैज्म हो जाएगा, ठीक है, जब मसल स्पैज्म हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी मूवमेंट और इस तरह ये सर्कल चलता रहेगा और अल्टीमेटली ये विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाएगा और जो मसल्स हैं वो स्पैज्म में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स हो सकते हैं अगर हम इन जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं इनको रिमूव कर दें, ठीक है, तो ये जो मसल स्पैज्म है ये रिवर्स हो जाएगा। देन हम डिस्कस कर लेते हैं मसल वीकनेस क्या होती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, मसल वीकनेस क्या होती है, बेसिकली जब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो है
आप सिंपली कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स हैं, ठीक है, वो कम हो जाएगी। जब स्ट्रेंथ ऑफ मसल कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली मस्कुलर कंट्रैक्शन भी कम हो जाएगी। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं मस्कुलर वीकनेस। तो मस्कुलर वीकनेस जो है ना वो हो सकती है कोई भी पेरिफेरल नर्व इंजरी हो जाए या फिर किसी भी लोकल लीजन की वजह से, ठीक है, या फिर पेरिफेरल नर्व इंजरी की वजह से या सीएनएस लीजन की वजह से, ठीक है। तो ये आ जाती है बेसिकली मसल वीकनेस की काजेस, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आपने इसको पहले भी स्टडी किया होगा एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी में। इधर मैं डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। तो बेसिकली मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रा करूँ थाई का, ठीक है, ये फीमर है बोन, ठीक है। तो 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं थाई में, ठीक है। इसको हम कहते हैं अंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। अंटीरियर कंपार्टमेंट जो कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होता है जिसमें फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, ठीक है। ये आ जाता है मीडियल कंपार्टमेंट एंड ये आ जाता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जिसमें एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, और ये आ जाता है मीडियल कंपार्टमेंट जिसमें अडक्टर्स होते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट, ठीक है। अब इन कंपार्टमेंट्स में से, ठीक है, ये मस्कुलर कंपार्टमेंट्स है अंटीरियर, ठीक है, जिसमें फ्लेक्सर मसल्स आ जाते हैं, एक्सटेंसर मसल्स आ जाते हैं और डक्टर्स मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ में क्या होता है कि ये जो मसल्स होते हैं ना, ऐसे मसल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लें, ठीक है। तो ये जो मसल्स होते हैं इन कंपार्टमेंट्स में, यहाँ से क्या पास कर रही होती हैं? फॉर एग्जांपल ये है फेमोरल आर्टरी और ये है फेमोरल नर्व, ठीक है। ये क्या है? फेमोरल आर्टरी एंड फेमोरल नर्व, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ले लें, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो नर्व्स है ये इन मसल्स में से पास हो रही हैं और इनके सराउंडिंग में क्या पड़े हुए हैं? ये फेशियल कंपार्टमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इन फेशियाज ने डिवाइड किया हुआ है मसल्स को अंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। अगर सर्टेन रीजन की वजह से यहाँ पे क्या होने लग पड़ता है, ठीक है, ये मसल्स है ना, ये भी मसल्स है, ठीक है। अब सर्टेन रीजंस की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इन कंपार्टमेंट्स में एडीमा डेवलप होने लग पड़ा है, ठीक है। ये आप ज्यूम कर लें कि ये क्या है? ये एडीमा है, ठीक है। तो ये एडीमा डेवलप होने लग पड़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फेमोरल आर्टरी यहाँ से पास हो रही है तो ये क्या हो जाएगी? ये इन मसल्स और इस एडिमा की वजह से क्या होगा कि ये कंप्रेस हो जाएंगी। जब ये फेमोरल आर्टरी कंप्रेस हो जाएगी और फेमोरल नर्व भी कंप्रेस हो जाएगी और ये जो मसल्स हैं ये भी क्या करेंगे? कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया और इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो इंटरस्टिशियल प्रेशर है ना वो इंक्रीज हो गया। इंटरस्टिशियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वो क्या कर रहा है? वो कंप्रेस कर रहा है इन मसल्स को, इस फेमोरल आर्टरी को और इस फेमोरल नर्व को, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो फेमोरल आर्टरी है यहाँ से क्या पास हो रहा था? ब्लड होता है ना आर्टरीज में, तो वो ब्लड क्या होगा? वो फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो मसल्स को ब्लड नहीं मिलेगा और वो आगे ही मसल्स जो हैं वो कंप्रेस हुए हैं
तो उसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली क्या होने लग पड़ेगा, इस्कीमिया होने लग पड़ेगा मसल्स के अंदर, और अल्टीमेटली क्या होने लग पड़ेगी, मसल्स की नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसकी वजह से क्या हो जाती है, एक तो नर्व जो है ना वो भी कंप्रोमाइज हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि नमनेस वगैरह फील होगी, उस पेशेंट को सेंसेशन नहीं आएंगी, और एक तो ये जो मसल्स है ना ये भी क्या हो जाएंगे, इनकी भी नेक्रोसिस होने लग पड़ेगी, क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है, इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही मसल्स को। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये, लेकिन ये जो कंडीशन होती है ना ये रिवर्स हो सकती है। ठीक है, ये एक टेम्पोरेरी कंडीशन होती है मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर तो हम इसके जो फैक्टर्स हैं इनको एलिमिनेट कर देंगे, तो जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है मायोफेशियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम। आई होप सो कि आज जितने भी ये मैंने डेफिनेशंस कवर करवाई हैं आपको समझ आ गई होंगी। अगर इनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।